अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोएट्री सेंटर। आप सुन रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम यूनिट 2 और पेज नंबर इसका है 26, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम आज का हमारा टॉपिक है। ये कौन सा सिस्टम होता है, यहाँ पर इसके बारे में बहुत कम लिखा हुआ है और ये बहुत तवील टॉपिक है, बड़ा डिटेल से पढ़ने वाला टॉपिक है। लेकिन मैं आपको उतना ही बताऊंगी जितना आपके लिए ज़रूरी है। कोशिश करूंगी कि आपको इसकी समझ आ जाए। तो हम शुरू करते हैं। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दिमाग और हराम मगज़ के अलावा जो जिस्म का बाकी सारा सिस्टम होता है ना, इट इज़ अ सिस्टम और नर्व्स, वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो शुरू करते हैं। इट इज़ अ सिस्टम और नर्व्स विच लिंक डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विद द ब्रेन। ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ये ब्रेन के साथ लिंक करता है, जोड़ता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसमें ये कैरिंग कमांड्स करता है फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, और कैरिंग सिग्नल्स, ठीक है, सिग्नल कैरी करता है, कमांड्स कैरी करता है ब्रेन से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये है इसका सिस्टम। ये यहाँ लिखा नहीं हुआ, ये मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाल के रखा हुआ है। अ नर्व कंटेन्स मैनी फाइबर्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और बोथ प्रोटेक्टेड इन अ शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक नर्व में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स के, ठीक है, और ये दोनों मिलकर प्रोटेक्ट करते हैं। ये किस में प्रोटेक्ट होते हैं, ये शीथ कहते हैं कवर को। ठीक है, कवर में किसके, कनेक्टिव टिश्यूज़ के, कनेक्टिव टिश्यूज़ के कवर में ये प्रोटेक्ट होते हैं। ठीक है, क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ये दो इसकी इकसाम है। ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की। दीज नर्व्स, सबसे पहले क्रैनियल नर्व्स पढ़ते हैं। दीज नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन। ये जो नर्व्स होती हैं ये ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं। ह्यूमन हैव 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स की इंसान में 12 पेयर्स होते हैं। पेयर से मुराद जोड़े। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं, दीज नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ये जो नर्व्स होती हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं। देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन। इंसान में 31 जोड़े होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। ये बातें आपने बहुत ध्यान से अभी इसी स्टेज पे याद कर लेनी है, क्योंकि ये आगे आपको मैट्रिक में आके जो है ना, इतनी बेसिक्स कोई भी नहीं बताता, उसमें ये होगा आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आप आगे नहीं चल पाएंगे ना, आपसे ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। मैंने आपको अच्छी तरह से इसका बता दिया है कि ये सारा बाकी का सिस्टम होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बताऊं। इसमें ये होता है कि पेरीफेरल नर्व सिस्टम जो है ना, दरअसल इसमें जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं ना, इसमें सारा रीढ़ की हड्डी वाला निज़ाम आ जाता है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी वाला जो सिस्टम होता है ना, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आपकी रिलेट होती हैं। ठीक है, उसमें आप लोगों के जिस्म के जो अफ़ाल होते हैं कि किस तरह से आप कामों को सरअंजाम देते हैं। ठीक है, आपकी पेन्स, आपकी तकलीफ़ें, बीमारियां, आपकी सेहत, आपके जिस्म के अंदरूनी मसले मसाइल, सब इनसे लिंक्स होते हैं। ये बहुत बड़ा इसका चार्ट होता है, तो ये आपको आगे जाके शायद डिटेल इसकी वो करवाएंगे। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये आपका नेक्स्ट पेज पे आ रहा है। वॉलेंट्री सीधी सीधी बात है, इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। मर्ज़ी के मुताबिक जो आपके एक्शंस होते हैं ना, जो आप परफॉर्म करते हैं, वो वॉलेंट्री एक्शंस कहलाते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं, जो शऊर या मर्ज़ी के बग़ैर आप सरअंजाम देते हैं, अचानक। ठीक है, गैर इरादी तौर पर। एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म विलिंगली, देखें ना, रज़ामंदी के साथ, आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शंस। वो एक्टिविटीज़, वो अमल, वो काम जो कि आप अपनी मर्ज़ी से सरअंजाम देते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इनवॉलेंट्री एक्शंस आर नॉट अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। कॉन्शियस किसे कहते हैं, शऊर को, तो शऊरी तौर पर हमारे काबू में नहीं होते। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे ये देखें, एक एक्टिविटी दी हुई है, मैंने इसके आपके लिए ये ढूंढ के रखे हुए हैं। विच ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर वॉलेंट्री इन नेचर। ठीक है, इनमें से आप ये देखेंगे कि मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगी कि वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कौन सी होती है और इनवॉलेंट्री कौन सी होती हैं। इनमें आ जाती है ईटिंग, रनिंग, जंपिंग, स्किपिंग, प्लेइंग। ठीक है, गेम्स प्ले करना,
ये सब वॉलेंट्री एक्शंस हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से, आपका दिल करता है, आपको भूख लगती है तब आप खाते हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं, आपका जब दिल चाहता है आप उसे रोक भी देते हैं, ठीक है। अब कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके अंदर होते हैं, उनमें आपका अमल यानी आपका इख्तियार नहीं होता। अमल तो होता है, इख्तियार नहीं होता। मिसाल के तौर पे ब्रीथिंग, सांस लेना, सांस लेने के अमल में आपका कोई इख्तियार नहीं है, वो आप सांस लेते रहेंगे, ठीक है। सांस आप हर वक्त लेते हैं, ठीक है। सेलिवेशन हो गई इसमें, ठीक है, इसमें सॉल्विंग है। आई रिफ्लेक्सेस, आँख के जो रिफ्लेक्सेस हैं सारे आपके, ठीक है। स्पीकिंग, बोलना, स्नीजिंग इसमें आता है। इसमें बहुत सारे फिर और चीज़ें आ जाती हैं जो चंद एक मेरी नज़र से गुजरी थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। इसी तरह से फिर आगे आ जाए, रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज़ है। अ सडन रिस्पॉन्स टू ये नेक्स्ट पेज आ गया है 28 यूनिट 2 में। चीज़ें तो बहुत काम की हैं, लेकिन इन्होंने बहुत कम 8th क्लास को बताया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में ये नहीं गए हैं। रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शंस होते हैं जो कि अ सडन रिस्पॉन्स टू, जो अचानक इंसान से हो जाते हैं, ठीक है। अ सडन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। एक अचानक हो जाने वाला एक ऐसा आपका गैर इरादी तौर पर, ठीक है, इस तरह रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, इस तरारी जो अमल होते हैं आपके, ठीक है। और कॉन्शियस कंट्रोल, जिस पे विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, बग़ैर किसी शऊरी काबू के, ठीक है, अचानक जो आप रिस्पॉन्स करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कह रही हैं, अ कॉमन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज़ द विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। किसी भी गर्म चीज़ को टच करने पर जब आप अपना हाथ पीछे हटाते हैं ना, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। ये बात मैंने कहा ना आपको, ये वाली चीज़ें आपने यहीं पे इसी स्टेज पे समझ लेनी है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। कि गर्म चीज़ के को आपने हाथ लगाना है तो एकदम से आप हाथ पीछे हटा लेते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन में आता है। What happens in your mouth when you smell, look, think of delicious food? जब भी आप किसी मज़ेदार खाने के बारे में सोचते हैं तो आपके मुंह में क्या होता है, ठीक है। With an empty stomach, एक खाली स्टमक के साथ, यानी आपका मैदा खाली हो, आपको भूख लगी हो, तो आप किसी खाने की चीज़ की खुशबू सूंघते हैं या उसे पकते हुए देखते हैं तो आप पे क्या असर होता है। Have you ever noticed that शेप एंड साइज़ ऑफ इनर डार्क रीजन ऑफ कैट्स आई चेंजेस? और आपने क्या कभी ये नोटिस किया है कि इनर डार्क रीजन ऑफ कैट्स आई, कैट की आई के दरमियान में, आई में जो रीजन होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, कलर उसका, और वो कैसे होता है, ये सवालात कुछ पूछे हुए इन्होंने। व्हाट हैपन टू द साइज ऑफ द इनर डार्क रीजन प्यूपल ऑफ योर आइज़? और आपका आई की पुतली, प्यूपल जो होता है ना, ये पुतली को कहते हैं आँख की, ठीक है। तो इसके साथ क्या होता है जब व्हेन यू गो टू द ब्राइट लाइट, इसका रिफ्लेक्स एक्शन से बहुत गहरा ताल्लुक है कि अंधेरे में और रोशनी में जब लोग जाते हैं तो उनकी आंखों के साथ क्या होता है। तेज़ रोशनी में आंख सिकुड़ती है और जो है अंधेरे में ना आंख फैलती है, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि आपको ये सब जब एक्शंस आपके साथ होते हैं, ये एकदम से हो जाते हैं, तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन में ही आती हैं चीज़ें, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज़ है? रिफ्लेक्स आर्क इज़ अ पाथवे, एक ऐसा रास्ता है ऑन विच नर्व इम्पल्सेस, जिसमें असाबी तरीकें ट्रेवल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द इफेक्टर। रिसेप्टर कौन होते हैं? आपके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, वो रिसेप्टर होते हैं हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी कि आँख, नाक, कान वगैरह, ख़ासतौर पे कान, ठीक है, हाथ भी हो सकते हैं, ये इसमें आ सकते हैं, जो कि टच कर सकते हैं, जिससे आप, ठीक है, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चख सकते हैं, ज़ुबान यानी, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या हैं कि आपको के मैसेजेस जो है ना वो दिमाग तक पहुंचाती हैं, जिससे आप कोई चीज़ टेस्ट करते हैं तो उसका खट्टा होना, उसका बद जायका होना या खुश जायका होना, अच्छा लगना या बुरा लगना, ये आपके दिमाग को मैसेज जो है ना, ये आपके रिसेप्टर्स के ज़रिए ही पहुंचता है, ठीक है। और इफेक्टर्स कौन होते हैं? आगे से उस बात पर अमल करने वाले इफेक्टर्स जो होते हैं ना, वो मसल और ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। इसकी जो सही डेफिनेशन है, मसल और ग्लैंड जो है ना वो इफेक्टर में आते हैं, और सेंस ऑर्गन जो हैं वो रिसेप्टर होते हैं। द सीक्वेंस ऑफ पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स इन द रिफ्लेक्स आर्क इज़ एज अंडर। आप नीचे देख रहे हैं कि ये पूरा डायग्राम ये एक बनी हुई है रिफ्लेक्स आर्क की। तो इसमें आप देखेंगे नंबर 1 है रिसेप्टर, फिर है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, ग्रीन कलर से ये देखें लिखे हुए हैं इस पर, और इंटर न्यूरॉन, फिर आपका आ जाता है
मोटर न्यूरॉन और फिर आपका इफेक्टर आ जाता है, ठीक है। ये इसका पूरा पाथवे से मुराद है, इसका पूरा रास्ता है। जब आपकी आँख कान वगैरह में से कोई मैसेज लेता है और मैसेज लेके वो फिर आगे मैसेज कहाँ कहाँ जाता है और कैसे चलता है, ठीक है। सेल बॉडी इसमें आ रहे हैं तकरीबन, ये मेरा ख्याल से 3 सेल बॉडी आ रही हैं जी। ये आप देख रहे होंगे निशान लगे हुए हैं सारे, आप क्लियर हो जाएगा आपको देख के, ठीक है। एक्सन के बारे में मैं आपको बता चुकी थी। ये देखें, ये एक जोड़ है, कनेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। तो इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने पहले आपको ना बताई हो। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इस एक्टिविटी के बारे में भी मैं आपको सिर्फ ज़ुबानी तौर पर ही बताऊंगी। बहुत सारी टीचर्स तो स्कूल में ये छुड़वा देते हैं, कुछ करवा देते हैं। 29 पेज पर है एक्टिविटी 2.2 नी जर्क रिफ्लेक्स। अच्छा, ये सीधी सी मैं आपको बात बताऊंगी। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर आप कभी बैठे ना और एक टांग दूसरी टांग के ऊपर रखें, जैसे कि आप टांग पे टांग रख के बैठते हैं, तो आप अगर उसको जो आपकी नी की कैप होती है ना, उसको नीचे से ज़ोर से आप मारें ना, पुश करें, तो उससे क्या होगा कि आपके एकदम से ना आपके अंदर हरकत पैदा होगी। इसी तरह डॉक्टर के पास अगर आप जाएं ना, तो ये नी जर्क क्या चीज़ होती है कि डॉक्टर के पास आप जाएं तो उन्होंने वो लाइट से ना ऐसे वो हैमर टाइप रखे होते हैं, ठीक है। उससे ना वो जैसे बेहिस हो जाते हैं ना जिस्म के हिस्से, तो वो उसे चेक करते हैं, ठीक है। तो वो ये सारा वो चीज़ बताई हुई है आपको कि बहुत सारे ना बच्चों में या बड़ों में जिनमें लगता है ना कि इन्हें ये इनके जिस्म के ये हिस्से कहीं बेजान तो नहीं हो रहे हैं, तो उसको चेक करने के लिए, इसका टेस्ट करने के लिए ना ये इस जैसे सुई चुभोएं तो इंसान एकदम से अपने वो टांग या वो बाजू या उंगली जो है उसको पीछे कर लेता है, ठीक है। तकलीफ़ उसको महसूस होगी तो वो नॉर्मल इंसान है, उसके ऑर्गन सही काम कर रहे हैं क्योंकि उसने महसूस की तकलीफ़, ठीक है। अगर कोई गर्म चीज़ या कोई ऐसी चीज़ उसके जिस्म को लगाई जाए या ज़रब मारी जाए किसी चीज़ की, मारा जाए उसे, तो क्या होगा कि वो एकदम से पीछे हटाएगा, उसे तकलीफ़ का एहसास होगा। तो इसका मतलब हुआ कि वो ठीक है, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर उसके जिस्म का वो हिस्सा बेजान है, उसमें हरकत महसूस नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है उसके साथ, ठीक है। अब आगे आपका इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट, ये बस ख़त्म ही हो रहा है आपका चैप्टर, तकरीबन ख़त्म ही है ये, तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपके डाल दूँगी, ठीक है। तो की पॉइंट्स में इसके यही सब कुछ है जो मैंने आपको अभी बता दिया था। ये चैप्टर आपका तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये देखें एक्टिविटीज़ टू कीप आवर ब्रेन हेल्दी, ठीक है। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं, मैं ये भी आपका ख़त्म करवा देती हूँ। स्टेइंग हेल्दी इज़ नॉट ओनली अबाउट एक्सरसाइजिंग योर बॉडी। स्टेइंग हेल्दी जो है वो ये नहीं है कि आप खाली जिस्म की एक्सरसाइज करें, बट अबाउट एक्सरसाइजिंग योर ब्रेन एज वेल। दिमाग की भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। ये बात बहुत लोगों को मुश्किल से समझ आती है। दिमाग को भी सुकून की ज़रूरत होती है। दिमाग सुकून में होता है तो बॉडी सही से काम करती है। योर ब्रेन नीड्स एक्टिविटी टू स्टे हेल्दी एंड टू प्रिजर्व मेमोरी, ठीक है। आपके ब्रेन को कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए होती है सेहतमंद रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। हेयर आर सम एक्टिविटीज़ यू कैन डू टू हेल्प कीप योर ब्रेन शार्प। कुछ एक्टिविटीज़ वो बता रहे हैं। लर्न, नेवर स्टॉप लर्निंग, लर्निंग नहीं बंद करनी चाहिए। फाइंड वेज टू इंगेज विद अदर्स एंड एजुकेट योर सेल्फ, ठीक है। एजुकेट करें अपने आप को और मुख्तलिफ़ तरीके। ये तो देखें बेटा, ये तो मैं सब बच्चों को कहती हूँ आपके एज के कि इतनी सेहतमंद एज होती है ना ये बच्चों की, ग्रोइंग एज में होते हैं, तो ये एनर्जेटिक होते हैं बहुत ये वाले बच्चे। तो उन्हें चाहिए कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहें। इसमें आजकल बच्चों ने जो चीज़ ढूंढ रखी है वो ये है कि गेम्स में वो इंगेज रहते हैं। गेम्स के बारे में मेरी बात याद रखें कि गेम्स अच्छी गेम्स खेला करें, तो क्योंकि करते तो बच्चे अपनी मर्ज़ी ही हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आपको कि अच्छी जो कि आपको कुछ एजुकेट करें, अच्छी गेम्स जो है ना वो खेला करें आप कभी जब आप फारिग हों तो। ब्रेन गेम्स। आंसर क्वेश्चन, पुट योर सेल्फ इन सिचुएशन वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू थिंक ऑन योर फीट, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस पैदा करें कि जिसमें मिसाल के तौर पर आप ना अपने आप सवाल भी ढूंढें और जवाब भी उसके ढूंढें, ठीक है। ट्राई समथिंग न्यू, ट्राई न्यू थिंग्स दैट रिक्वायर योर ब्रेन टू लर्न एंड ग्रो। अपने दिमाग को ग्रो करने के लिए और
सीखने के अमल में रखने के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहा करें। डिबेट विदाउट गेटिंग एंग्री, जोश से बोलना यानी तकरीर करना, ठीक है। किसी ना टॉपिक पे बात करने को कह रहे हैं ये, यहाँ डिबेट से मुराद ये है कि किसी ना किसी इशू को लेके या टॉपिक को लेके विदाउट गेटिंग एंग्री, आपने गुस्से में नहीं आना, गुस्से में आए बगैर आप किसी टॉपिक को डिस्कस करें, उसके ऊपर गहराई से सोचें, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचें और उस पर तकरीर करें। अ हेल्दी डिबेट फोर्सेस यू टू थिंक, आपको मजबूर करेगी सोचने के लिए। एक्सरसाइज, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इंक्रीजेज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, ठीक है। एक्सरसाइज की कोई भी किस्म जो है वो आपके ब्रेन को के ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करेगी एंड मेक्स योर ब्रेन मोर एफिशिएंट, और आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा काबिल बना देगी। रिड्यूस स्ट्रेस, डू स्ट्रेस रिवीलिंग एक्टिविटीज़ लाइक पेंटिंग, ऑफरिंग प्रेयर, योगा, माउंटेन हाइकिंग, फील्ड गेम्स, ये आपकी काम की बात आई है कि आपने अपने दोस्तों के साथ, जैसे ये देखें यहाँ पे ना आपको पिक्चर्स बनी हुई नज़र आएंगी कि पेंटिंग करना, और ये जो आपके ग्रुप में दोस्तों के साथ आप मिलकर खेलते हैं ना, बग़ैर लड़े हुए, लड़ाई झगड़े के बग़ैर, क्योंकि लड़ाई झगड़े से तो फिर माइंड जो है वो हेल्दी होने के बजाय डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो बग़ैर लड़े, असूलों पे पाबंद होकर अगर आप खेलते हैं आपस में, तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। फ्रेंड्स को मिलके शाम के वक्त खेलना चाहिए, या जब भी उनके पास फ्री टाइम हो तो अपने हम उम्र बच्चों के साथ या घर में अपने बहन भाइयों के साथ बच्चों को खेलना चाहिए थोड़ी देर के लिए। उसके लिए डिफरेंट गेम्स हैं, आप देखें कि वो चॉइस आपकी अपनी ज़ाती है कि आप अच्छी चीज़ों को सिलेक्ट करें। ये बता रहे हैं पेंटिंग बहुत अच्छी एक्टिविटी है करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से योगा है, माउंटेन हाइकिंग है, लेकिन आप बड़ों की निगरानी में ही ऐसे तमाम काम करें, या किसी बड़े से मशवरा करके ऐसे काम करें, ठीक है। टेक टाइम टू ऑब्जर्व द साइट्स एंड साउंड्स अराउंड यू, ठीक है। अपने इर्द गिर्द के नज़ारों और आवाज़ों पर गौर करें एंड देन टेल अदर्स अबाउट देम, और फिर दूसरों को इसके बारे में बताएं। रीडेकोरेट, पेंट अ वॉल इन योर होम, रीअरेंज योर फर्नीचर एंड हैंग न्यू पिक्चर्स। इससे मुराद ये है कि किसी ना किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में ना बिजी रहा करें। जो लोग फारिग रहते हैं ना और कोई भी काम नहीं करते, ठीक है, तो वो बोर हो जाते हैं, या एक ही नौयत का काम कर करके आप बोर हो जाते हैं। तो कभी कभी आप अगर अपनी बुक्स वाला रैक ठीक कर लें, या अपने शू रैक को सेट कर लें, या अपने जो है कबर्ड जो है उसकी सेटिंग पे तवज्जो दें, अपनी चीज़ों को पैक करके और अरेंज करके रखें। मुझे पता है कि बॉय स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे इससे आपके मेंटली जो है ना डिस्टर्बेंस बहुत कम हो जाएगी। और पानी में इसमें लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ब्रेन के लिए ना पानी पीते रहना, ज़्यादा पानी पीना बहुत बेहतरीन होता है। जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग खुश्क हो रहा है तो आप पानी पिया करें, आपको इससे दिमाग को बहुत। और ये टॉपिक बहुत तवील हो गया और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।